Hello everyone, welcome to Econiti. As you know that we started a UGC Net Accelerator series. So this is our first microeconomic PYQ session where we discuss the different questions of PYQs, right? So before getting into this discussion, I wanted to show you when we are coming and make sure you pin on your phone that we are coming with different topics. What's new in this सीरीज? मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं ना कि मैम क्या नया है, बहुत सारे यूट्यूब पे है। सो ये हमारे सीरीज में हमने पीवाईक्यूज को बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बिकॉज एग्जाम में सिर्फ 2 मंथ्स लेफ्ट है, राइट? एंड एवरीवन वांट्स कि 2 महीने में ये वाला अटेम्प्ट दूं कि नहीं, अभी है बचा है कि ये वाला अटेम्प्ट देना है कि जून वाला अटेम्प्ट दूं। आई मस्ट सजेस्ट यू गो फॉर इट, राइट? At least you try and go for it, just do it. Okay, so I wanted to show कि हमने हमारे कब कब वीडियोस आएंगे एंड यू मस्ट वॉच इट, इट विल डेफिनेटली हेल्प यू। एंड मेक श्योर आप सारी ये डेट्स अपने फोन में पिन कर लो, बिकॉज वी आर लिटरली, ट्रस्ट मी, वी आर कमिंग विथ अ वेरी गुड थिंग्स कि जहाँ पे हम क्वेश्चन के साथ साथ टॉपिक डिस्कशन करेंगे, बिकॉज वी हैव वेरी लेस टाइम, राइट? तो इस लेस टाइम में हम अपनी स्ट्रैटेजी को कितना मैक्सिमाइज कर सकते हैं, इस पे फोकस करेंगे। सो यू हैव your microeconomics session today and tomorrow, and Manvi, our another colleague, will take your classes in 15 and 16, and then will, and along with this we are giving the PDF also, right? जो हम पढ़ा रहे हैं वो आपको PDF भी मिलेगा। Okay, so let's start our questions. So as you can see, we are coming with, हमारे पास कितने क्वेश्चन है? We are dealing with 2025. It's June 2025 and 2024. You can see that कि कितने सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं. It's approx 10 to 15 questions from every year. एवरी ईयर आपके 10 to 15 क्वेश्चन माइक्रो से पूछे गए हैं। तो अगर आप कुछ 2 से 3 साल के भी कंसेप्ट को ना बहुत अच्छे से पढ़ लोगे, तो आपका 70% माइक्रो के सिलेबस तो कंप्लीट हो जाएंगे। मतलब 2 से 3 साल के पेपर का माइक्रो आपने अच्छे से लगा लिया और उससे रिलेटेड कंसेप्ट पढ़ लिया, तो यू कैन सी कि भाई खत्म ही नहीं हो रहा है। दिस इज ओनली द 2 years, अगस्त 2024, राइट? ये सिर्फ 2 साल का है। तो यू कैन सी कि यूजीसी नेट में जो क्वेश्चंस आते हैं ना, वो आपके आसपास के, मतलब इट्स मोर टाइप ऑफ जम्बल्ड क्वेश्चन, जम्बल्ड होते हैं और आसपास के रिलेटेड कंसेप्ट ही पूछे जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर विथ आवर फर्स्ट क्वेश्चन। So this is a June 2025 question number 51. I don't know. It series पे depend करता है कौन सा question है, but you can match it on your own. Okay. Player match list one and list two, playing each strategy with probability. Okay. Maximum payoff given with a strategy of others. The long run behavior period of punishment is infinite. Okay. प्रोबेबिलिटी वाला तो मिक्स स्ट्रैटेजी से जुड़ेगा एंड मैक्सिमम पे ऑफ। ओके, मैक्सिमम पे ऑफ इज फॉर बेस्ट रिस्पॉन्स फंक्शन। लॉन्ग रन बिहेवियर इज नैश इक्विलिब्रियम एंड पीरियड ऑफ पनिशमेंट इज इनफिनाइट इज जिम ट्रिगर स्ट्रैटेजी। ओके, जिम ट्रिगर स्ट्रैटेजी इसका, तो इसका ऑप्शन है 4 4 3 4 3 4 3 1 2, right? 4 3 1 2, that is option number 4 is correct. Okay, बिफोर जब आप ये वीडियो देख रहे होगे ना, तो सबसे पहले आप जब भी क्वेश्चन आपके पास आए, तो सबसे पहले आप इस वीडियो के रिकॉर्डिंग को पॉज करना और खुद से एनालाइज करना कि इसका आंसर क्या हो सकता है।
राइट? जब आप खुद से एनालाइज करोगे ना, तो आपको चीजें समझ में जल्दी से आएंगी कि इसका आंसर क्या हो सकता है। एंड देन आप उस आंसर को अपने कॉपी में नोट डाउन करो, एंड देन मेरे आंसर से उसको मैच करो, क्या सही है कि नहीं है। अगर नहीं सही है तो डोंट वरी, हम मैं इसका पूरा एक्सप्लेनेशन बताऊंगी। जस्ट ये पूरा जो थ्योरी, ये क्वेश्चन इज ऑल अबाउट अ गेम थ्योरी, राइट? तो गेम थ्योरी क्या होता है? माइक्रो इकोनॉमी का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, विच इज गेम थ्योरी। गेम थ्योरी, तो गेम थ्योरी इज बेसिकली स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग। हम इस कंसेप्ट से ना गेम थ्योरी को पढ़ेंगे, और इस टॉपिक को से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे, ताकि आने वाले कोई भी पीवाई क्यूज में अगर गेम थ्योरी से क्वेश्चन आए तो हम उसको कैपेबल हो करने के लिए। तो दैट्स द ओनली मोटिव ऑफ दिस वीडियो, राइट? तो गेम थ्योरी इज डिसीजन मेकिंग, strategic decision making. Make sure you can note down all these notes where your outcome doesn't depend on, जो हमारा आउटकम होता है ना वो किसी के भी अदर्स के आउटकम पर डिपेंड नहीं करता है, राइट? doesn't depend on doesn't depend only on what I can write here, what you do, क्या हम कर रहे हैं, but also on the others too, but also on the others too. ओके, ये हमारा गेम थ्योरी का डेफिनेशन है कि गेम थ्योरी क्या होता है। बेसिकली एक डिसीजन मेकिंग होता है जो कि डिपेंड करता है वेयर जो आउटकम्स होते हैं डज नॉट डिपेंड ओनली ऑन व्हाट यू डू बट ऑल्सो ऑन द अदर्स टू, कि क्या अदर्स कर रहे हैं उस पर भी बिहेवियर पर डिपेंड करता है। नाउ कम टू द एलिमेंट्स। एलिमेंट्स इसके होते हैं, इसके अंदर एलिमेंट्स होते हैं प्लेयर्स, स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजीज एंड पे ऑफ, राइट? स्ट्रैटेजीज एंड पे ऑफ। अब ये प्लेयर्स क्या होते हैं? प्लेयर्स आपके डिसीजन मेकर होते हैं, आपके डिसीजन मेकर्स होते हैं जो डिसाइड करते हैं। एंड सेकेंड स्ट्रैटेजीज, स्ट्रैटेजीज यानी कि जो ऑप्शंस होते हैं, राइट? दी ऑप्शंस दे कैन चूज फ्रॉम, दे कैन चूज फ्रॉम, कि कैसे ऑप्शन, क्या ऑप्शन से ये चूज किया जा रहा है, कितना क्या क्या दिया गया है, राइट? कि कितने ऑप्शंस दिए गए हैं जो प्लेयर्स को चूज करने हैं। एंड द लास्ट वन इज पे ऑफ। पे ऑफ इज द आउटकम और रिवॉर्ड फ्रॉम ईच कॉम्बिनेशन। व्हाट आई से कि कॉम्बिनेशन रहता है, कॉम्बिनेशन ऑफ चॉइसेस रहता है जिसमें प्लेयर्स को चूज करना पड़ता है अपना बेस्ट रिस्पॉन्स, राइट? कि आप जब एक कोई गेम खेल रहे होते हो, चाहे वो न, आपको सामने वाला जब लॉस और गेन वाला कोई गेम होता है तो आपको सामने वाला हमेशा लॉस पहुंचाने की कोशिश करता है, और आप उस लॉस में से भी आपका मिनिमम आप लॉस चूज करते हो, तो दैट्स अ कॉल्ड अ पे ऑफ। व्हाट आई से दैट कि कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ चॉइसेस, राइट? आप उसमें से भी जो आप बेस्ट चूज करते हो, बेस्ट रिस्पॉन्स चूज करते हो, उसको बोलते हैं हम नैश इक्विलिब्रियम, राइट? अब आपके पास डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन है, अब उसमें से भी आप जो बेस्ट चूज कर रहे हो तो उसको क्या बोलेंगे? नैश इक्विलिब्रियम। अब नैश इक्विलिब्रियम आपका क्या होता है? लॉन्ग रन पर्सपेक्टिव पे डिपेंड करता है, इस पे लॉन्ग रन पर्सपेक्टिव पे, दैट्स डिपेंड ऑन लॉन्ग रन पर्सपेक्टिव, कि हाउ प्लेयर्स बिहेव पर्सपेक्टिव, ठीक है? कि कैसे कोई प्लेयर बिहेव करता है, हाउ प्लेयर्स बिहेव। नाउ कम टू द सेकेंड टॉपिक इन द गेम थ्योरी इज द टाइप्स ऑफ गेम। कि टाइप्स ऑफ गेम क्या क्या होते हैं, क्योंकि देखो हमने
गेम थ्योरी का क्वेश्चन देखा, अब गेम थ्योरी का क्वेश्चन देख के हम आगे नहीं बढ़ सकते। दैट्स द मोटिव ऑफ आवर वीडियो कि हम एक टॉपिक का क्वेश्चन पिक करें, और सॉरी एक क्वेश्चन का टॉपिक पिक करें जिसको हम थॉरली पढ़ लें। ठीक है, यही हमारी स्ट्रैटेजी होगी सारे लेक्चर्स में कि एक ही टॉपिक से सारा कवर करना, ताकि आने वाले जो भी ईयर्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, वो कवर अप हो जाए, राइट? तो टाइप्स ऑफ गेम आपके होते हैं, फर्स्ट इज कोऑपरेटिव गेम, कोऑपरेटिव कोऑपरेटिव गेम एंड नॉन कोऑपरेटिव गेम। कोऑपरेटिव मीन समझ रहे हो, कोऑपरेटिव कोऑपरेट किया जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल कौन सा गेम होता है कोऑपरेटिव माइक्रो इकोनॉमिक्स में, दैट इज कार्टेल। सारे फर्म्स मिलके कोऑपरेट करते हैं, राइट? कार्टेल। एंड सेकेंड इज प्राइस लीडरशिप। ये क्या है? कोऑपरेटिव गेम है। नॉन कोऑपरेटिव में जब आप कोऑपरेट नहीं कर रहे हो, नॉन कोऑपरेटिव में जब आप किसी भी, जब फर्म आपस में कोऑपरेट नहीं कर रही हैं, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा? ओलिगोपोलिस्टिक मॉडल। कौन कौन से? कूर्नो, बर्ट्रैंड, ये सारे जो स्टैकलबर्ग, ये सारे मॉडल्स नॉन कोऑपरेटिव गेम में आ जाएंगे। एंड वन ऑफ द थिंग्स कि कूर्नो जो मॉडल है, कूर्नो मॉडल इज बेसिकली अ साइमल्टेनियस गेम होता है। बट आई से कि साइमल्टेनियस फॉलो करता है, कि स्टेप्स जो है, कूर्नो मॉडल क्या होता है? जब एक फर्म अपने आउटपुट को सेट करता है गिविंग दी राइवल्स बिहेवियर, आउटपुट को सेट करता है, राइट? तो ये साइमल्टेनियस गेम होता है, ये साथ साथ खेले जा रहे हैं। लेकिन जब स्टैकलबर्ग की बात आएगी, स्टैकलबर्ग तो ये आपका सिक्वेंशियल गेम में आता है, और इन सारे गेम में नैश इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है। तो ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट है, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो तो ये पॉइंटर्स के नोट्स बना लेना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी पूछ लेता है कि कुर्नो आपका मॉडल साइमल्टेनियस है कि सिक्वेंशियल है, स्टैकलबर्ग सिक्वेंशियल है कि साइमल्टेनियस फॉलो करता है। तो दैट्स द मोटिव कि ये आपको पता होना चाहिए। नाउ कम टू अ फ्यू टर्म्स जो कि गेम थ्योरी में है इंपॉर्टेंट, दैट इज डोमिनेंट स्ट्रैटेजी। डोमिनेंट, अभी एक इसका क्वेश्चन है आगे, विल डील विद इट। डोमिनेंट स्ट्रैटेजी, डोमिनेंट स्ट्रैटेजी का मतलब क्या होता है कि हाईएस्ट पे ऑफ, प्लेयर अपना हाईएस्ट पे ऑफ चूज कर रहा है, राइट? हाईएस्ट पे ऑफ, नो मैटर व्हाट द अदर पे ऑफ प्लेयर डज, नो मैटर कि सामने वाला अदर जो प्लेयर हैं उनका क्या पे ऑफ है, प्लेयर अपना हाईएस्ट पे ऑफ चूज कर रहा है, नो मैटर व्हाट द अदर प्लेयर डस। ठीक है, इसको हम बोलते हैं डोमिनेंट स्ट्रैटेजी। नाउ कम टू प्योर स्ट्रैटेजी। मेक श्योर यू राइट ऑल दिस थिंग्स बिकॉज आई हैव नो proper space, so I can tell and you can write it. प्योर स्ट्रैटेजी, प्योर स्ट्रैटेजी आपका फिक्स्ड होता है कि कुछ भी हो जाए मेरी स्ट्रैटेजी चेंज नहीं होने वाली है, दैट्स कॉल्ड अ प्योर स्ट्रैटेजी। फिक्स्ड होता है, प्रिडिक्टेबल होता है, प्रिडिक्टेबल एंड डिटर्मिनिस्टिक चॉइस होते हैं, डिटर्मिनिस्टिक, डिटर्मिनिस्टिक चॉइस कि मेरे डिसीजन में चेंज नहीं आ रहे, मेरी जो स्ट्रैटेजी है मैं उसी स्ट्रैटेजी पे फिक्स्ड हूँ, डिटर्मिनिस्टिक चॉइस, राइट? तो ये ऐसे पॉइंट्स है ना, जब आप गेम थ्योरी जब ये लिख रहे होगे तो इसको पॉइंटर्स में करके लिख लेना। तो इसी को तो बोलते हैं शॉर्ट नोट्स, इसी को शॉर्ट नोट्स बोलते हैं, जो कि आपके एग्जाम के कुछ दिनों पहले यही नोट्स काम आएंगे। आप एग्जाम के पहले पूरा थ्योरी थोड़ी पढ़ोगे, ठीक है? तो इसको आप लिख लेना प्रॉपर। नाउ थर्ड इज मिक्स्ड स्ट्रैटेजी। कुछ ये टर्म्स है जो कि गेम थ्योरी में यूज होते हैं। मिक्स स्ट्रैटेजी अभी आया था। मिक्स स्ट्रैटेजी ऐसी स्ट्रैटेजी होता है जिसमें प्लेयर्स प्रोबेबिलिटी के आधार पे काम करता है, एक्शन लेता है, ठीक है? जैसे इसके अंदर प्रोबेबिलिटी इंक्लूड होती है, व्हाट आई से, प्रोबेबिलिटी, ठीक है? यानी कि हर एक स्ट्रैटेजी पे वो प्रोबेबिलिटी असाइन करता है, हर एक पे ऑफ पे वो प्रोबेबिलिटी असाइन करेगा, यानी असाइनिंग
assigning a probability to each. राइट नाउ लास्ट जो टर्म है वो है हमारा, इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि व्हाट इज पीरियड ऑफ पनिशमेंट इज इनफाइनाइट, इट इज ग्रिम ट्रिगर स्ट्रैटेजी। ये कौन सी स्ट्रैटेजी होती है? बेसिकली यूज किए जाते हैं ये वाली जो स्ट्रैटेजी है, रिपीटेड गेम में होती है। व्हाट आई से कि ये रिपीटेड गेम में होती है। फिर अगर आपने कभी अपने पार्टनर से कोई चीट कर दिया, राइट, वंस यू चीट द अदर प्लेयर, वंस यू चीट द योर पार्टनर, तो आपको उसके बदले पनिशमेंट मिलेगा। तो इसी को बोलते हैं ग्रिम ट्रिगर स्ट्रैटेजी। ये रिपीटेड गेम्स के अंदर आता है। सो हमने ये पूरा गेम थ्योरी का ओवरव्यू पढ़ लिया। हमारे पास हो सकता है इससे क्वेश्चन बन सकते हैं, और हमारे ये क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से प्रॉपर पढ़ लिया। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not true? The effect of any text can, अच्छा, okay, one of the common mistake every student do, क्या करते हैं कि नॉट ट्रू लिखा है, नॉट ट्रू नॉट ट्रू नॉट ट्रू, और ट्रू लगा के चले आते हैं। भाई ये नहीं गलती करनी है हमें, ये गलती नहीं करनी है, क्योंकि ये गलती करने के बाद बहुत गिल्ट होता है कि यार ये तो मुझे आता था, ये कैसे गलती हो गई। यही जेआरएफ से आपको खींचता है, राइट। जेआरएफ से आप 1 मार्क से रह गए, 2 मार्क से रह जाते हो, राइट। तो हमेशा याद रखना, मेक श्योर कि आप जब वो नॉट ट्रू वाले क्वेश्चन देख रहे हो, तो एट द एंड वो नॉट ट्रू ही रहे, राइट। कि हम क्वेश्चन सॉल्व करते करते वो नॉट ट्रू ही रहे, वो ट्रू में ना बदल जाए। तो उसके लिए मैं क्या करती थी कि जब मेरा नॉट ट्रू वाले क्वेश्चन देखती थी, तो आई पिक माई वन फिंगर ओवर देयर, और जब तक वो मैं नॉट ट्रू का क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर लेती थी, तब तक मेरे वो फिंगर आई कैन नॉट, मतलब हम उसको फिर ठीक नहीं करते थे। आई पिक वन फिंगर एंड आई रियलाइज दैट कि हाँ, मुझे नॉट ट्रू लगाना है, मुझे नॉट ट्रू लगाना है, मुझे नॉट ट्रू लगाना है। तो ये आपको, ये ऐसे नॉट ट्रू करने के स्ट्रैटेजी है जो आप अपना सकते हो। मेरे लिए तो बहुत वर्क किया, फिर मेरे नॉट ट्रू के कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हुए। नाउ, which of the following is not true? The effect of any tax can be decomposed into an income effect and substitution effect. Okay. There is a substitution effect associated with the lump sum tax, but no income effect. Okay. Greater the substitution effect, the greater is the debt weight loss. There is also a debt weight loss associated with the reduction in prices received by producer as a result of imposition of taxes. Okay. तो दो फर्स्ट में क्या करा है, द इफेक्ट ऑफ टैक्स कैन बी डिकम्पोज इनटू इनकम इफेक्ट एंड सबसे, ये इट इज करेक्ट। ये क्यों करेक्ट है कि जब भी टैक्स लगता है, टैक्स किस पे लगता है? बेसिकली आपका किसी भी प्रोडक्ट पे टैक्स लगा तो उसका प्राइस प्राइस पे लगेगा। और हमें क्या पता है कि प्राइस प्राइस क्या इफेक्ट, प्राइस इफेक्ट पे क्या होता है? प्राइस इफेक्ट दो चीजों से डिकम मतलब दो चीजों में बटा रहता है। किसमें बटा रहेगा? इनकम इफेक्ट प्लस सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, डिकम्पोज इनटू इनकम इफेक्ट एंड सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। तो जैसे आपका टैक्स लगेगा तो आपका प्राइस इंक्रीज होगा। तो दैट कुड बी कि टैक्स इंक्रीज हुआ, प्राइस इंक्रीज होगा, तो इनकम इफेक्ट पे भी पड़ेगा, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट पे भी पड़ेगा। इनकम इफेक्ट कैसे इफेक्ट होगा? ये टैक्स आपका, जो टैक्स है आपकी रियल परचेजिंग पावर को कम कर देगा। क्या करेगा? रियल परचेजिंग पावर को कम कर देगा। अब रियल परचेजिंग पावर कम हो गई, यानी कि आप क्या, यू कैन बाय लेस, यू कैन बाय लेस, आप कम सामान खरीदो भाई। आपका इनकम कम हो रहा है, इनकम कम होगा तो आप कम कम खर्चा करोगे, कम खर्चा करो, राइट। ये तो है। नाउ सेकंड, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट कैसे पड़ेगा? सब्सटीट्यूशन इफेक्ट के लिए ये प्राइसेस को बढ़ा देगा। और प्राइस बढ़ा, जहां भी ये लॉ ऑफ डिमांड वो करता है, प्राइस इंक्रीज होता है, क्वांटिटी डिमांडेड घट जाता है। तो ये तो करेक्ट है। नाउ कम टू द सेकंड ऑप्शन, देयर इज अ सब्सटीट्यूशन इफेक्ट एसोसिएटेड विद द लंप सम टैक्स बट नो इनकम इफेक्ट। अरे, नो टैक्स जाए, ये तो बिल्कुल गलत हो गया। कैसे गलत हो गया? ये रिवर्स सही है, रिवर्स सही है, लेकिन मैं क्या कहना चाह रही हूँ, ये ऑप्शन गलत है। अब ये क्यों गलत है, इसको एनालाइज करते हैं। ये बोल रहा है कि सब्सटीट्यूशन इफेक्ट एसोसिएटेड विद लम सम टैक्स। तब हमको एनालाइज करना है पहले कि भाई ये लम सम टैक्स क्या होता है। लम सम टैक्स ऐसा टैक्स होता है जो आपके फिक्स्ड एसेट्स पे लगता है, फिक्स्ड अमाउंट है। सॉरी, फिक्स्ड एसेट नहीं कह सकते, फिक्स्ड अमाउंट है, ठीक है।
ऐसा टैक्स जो हमें देना ही देना है। तो ये तो आपके इनकम को इफेक्ट करेगा ना। तो यहाँ पे क्या दिया है, बट नो इनकम इफेक्ट, नो, इट अफेक्ट इनकम इफेक्ट, इट अफेक्ट इनकम इफेक्ट, लेकिन ये सब्सटीट्यूशन को इफेक्ट नहीं करेगा। तो दैट दिस वन इज राइट, sorry, this one is incorrect. Now come to the third option. Greater the substitution effect, the greater is the deadweight loss. This is correct. ये ये सही है। अब ये कैसे सही है कि क्या बोल रहा है कि ग्रेटर द जितना ज्यादा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होगा उतना ज्यादा डेडवेट लॉस होगा। डेडवेट लॉस क्या होता है? डेडवेट लॉस को हम कैसे एनालाइज करते हैं? डेडवेट लॉस इक्वल्स टू equals to 1 by 2, no, deadweight loss is proportional to 1 by 2 into elasticity into tax per unit, right, into इनिशियल क्वांटिटी। यही है डेडवेट लॉस, इनिशियल क्वांटिटी। तो अब अगर टैक्स लग रहा है, डेट सब्स्टिट्यूशन ग्रेटर द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, यानी कि इलास्टिसिटी हाई है, इलास्टिसिटी हाई होगा तो डेडवेट लॉस भी हाई होगा, यानी कि हाँ, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। नाउ कम टू द ऑप्शन नंबर 4। देयर इज ऑल्सो अ डेडवेट लॉस एसोसिएटेड विद अ रिडक्शन in prices received by producer as the result of imposition of tax। ये करेक्ट स्टेटमेंट है। ये कैसे करेक्ट है कि जब हम गवर्नमेंट कोई भी टैक्स लगा रही है, ये क्वेश्चन मतलब ये ऑप्शन ये बोल रहा है कि जब भी डेटवेट आपका जो देयर इज अ डेटवेट लॉस एसोसिएटेड विद प्राइस से एसोसिएट है कर रहा है, जब भी सरकार आपका टैक्स लगा रही है, जैसे कि अच्छा इसको मैं एग्जांपल से समझाने की कोशिश करती हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल है पेट्रोल। पेट्रोल पे गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया, राइट, पुट अ टैक्स ऑन अ पेट्रोल। तो कंज्यूमर क्या करेगा? कंज्यूमर पे हायर, उसको पैसा ज्यादा पेमेंट करना पड़ेगा, हायर। और प्रोड्यूसर को क्या मिलेगा? कम मिलेगा ना। क्यों? क्योंकि कुछ हिस्सा तो अब सरकार के पास जा रहा है टैक्स के रूप में, यानी पे प्रोड्यूसर रिसीव अ lower price after paying the tax to the government। प्रोड्यूसर को कम पैसे मिल रहे हैं ना। सो जो गैप है कंज्यूमर प्राइस, कंज्यूमर जो खरीद रहा है वो लेस खरीदेगा क्योंकि प्राइस बढ़ गया है, और प्रोड्यूसर जो बेच रहा है, सेल कर रहा है, जो सेलिंग प्राइस है वो भी लेस हो जाएगी। तो जो गैप है ना, ये जो गैप है ये गैप बढ़ता जाएगा, तो यानी डेडवेट लॉस भी बढ़ता जाएगा। तो ये जो स्टेटमेंट यहाँ बोला है कि ये जब भी टैक्स का इम्पोजिशन होगा तो डेडवेट लॉस एसोसिएटेड होगा दोनों से, प्रोड्यूसर से भी एंड कंज्यूमर से भी। तो दिस वन इज ऑल्सो करेक्ट। सो दिस इज वेरी वेरी वेरी, मतलब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बहुत ज्यादा मतलब मुझे एक्सप्लेनेशन देना पड़ा इस पे, बट नो वरीज, आपको कंसेप्ट आने चाहिए, ये दैट्स द मोटिव। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following are true pertaining to the problem of asymmetric information? Right? सबसे पहले एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन जब भी आपके दिमाग में या ऐसे कोई से भी टॉपिक आते हैं, क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो, तो राइट डाउन इन योर, जब नेट के एग्जाम जब देने जाओगे तो वो एक पेज देते हैं, तो उस पर लिखना चालू करो कि क्या क्या दिमाग में है, पॉइंटर्स जस्ट इन अ वेरी क्विक, ताकि जब भी आप ऐसे कोई से भी टॉपिक उस वो आप देख के आंसर, इसको बोलते हैं ना देख के चीटिंग करना। आपके पास एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन का जैसे ये टॉपिक आ गया, तो आपको क्या क्या पता है? जैसे मैं एज अ स्टूडेंट एग्जाम दे रही हूँ और मेरे पास आए एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन, तो आई राइट एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन। बहुत ही जल्दी आप अपने वो नोटबुक में लिख लेना, अरे वो पेज जो मिलता है, ये सिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन जहाँ पे एक पार्टी को ज्यादा इन्फॉर्मेशन है और दूसरे को कम है। ठीक है, इसके अंदर दो होते हैं, एक होता है एडवर्स सिलेक्शन, एक होता है मॉरल हैजार्ड।
मॉरल हैजार्ड। मॉरल एडवर्स सिलेक्शन क्या होता है? एडवर्स सिलेक्शन अकर्स बिफोर ट्रांजेक्शन, बिफोर ट्रांजेक्शन से पहले होता है, ये बिफोर होता है, ये आफ्टर होता है। एडवर्स सिलेक्शन आपका हिडन क्वालिटी होता है। ये लिखते जाना पॉइंटर्स, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, आपको मदद करेंगे आने वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। हिडन, हिडन है, क्वालिटी होता है, क्वालिटी हिडन है, मैंने क्वालिटी छिपाई है। और मॉरल हैजार्ड हिडन एक्शन होता है, हिडन एक्शन होता है। ठीक है, जैसे कि हम इंश्योर्ड हो जाते हैं, उसके बाद मैंने कार खरीदी और कार का मैंने इंश्योरेंस कर लिया, और फिर मैं कार बहुत ही हार्श ड्राइविंग कर रही हूँ, तो ये क्या है? ये मॉरल हैजार्ड है, मैं तो इंश्योर्ड हो गई हूँ, राइट। देन आफ्टर, देन आफ्टर इसको रिड्यूस करने के लिए, एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन को रिड्यूस करने के लिए हम, मतलब इसको कम करने के लिए सिग्नलिंग मेथड का यूज करते हैं। स्क्रीनिंग, स्क्रीनिंग प्रोसेस होता है। ब्रांडिंग, आई एम ट्राइंग टू राइट वेरी क्विक बट आई कांट, इट्स ओके। वारंटीज, वारंटीज दी जाती है, एंड गारंटी भी बोल सकते हैं इसको। रेगुलेशंस, ओके। नाउ इतना सारा हमने पेपर में लिख लिया, पूछो क्वेश्चन, देखते हैं क्या है asymmetric information से। A seller can deal with the problem of asymmetric information by sending buyers signal about the quality of the product. हाँ, सिग्नल, सिग्नल, सिग्नल टर्म आ गया ना भाई, तो ये क्या है? ये क्या है? सिग्नलिंग। Yes, this is correct. Now second option, if a seller of a product has better information about the quality than buyers, then the ये लेमन मार्केट है, लेमन मार्केट, लेमन मार्केट जॉर्ज एकरलॉफ ने दिया था। ये बोल रहे हैं कि अगर अच्छी मुद्रा नहीं, उसको क्या बोलते हैं कि बैड प्रोडक्ट ड्राइव आउट द गुड प्रोडक्ट आउट ऑफ सर्कुलेशन। नाउ कम टू सी, अकॉर्डिंग टू द एफिशिएंसी बेस्ड थ्योरी। एफिशिएंसी बेस्ड थ्योरी कहाँ से आ गया इसमें? ऐसे ऐसे ऑप्शंस डाल दे रहे हैं। एडवर्स सिलेक्शन कैन अराइजेस बिकॉज ऑफ एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन, यस, यस हमने लिखा है एडवर्स सिलेक्शन। ओनर्स कैन अवॉइड प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम, डिजाइनिंग कॉन्ट्रैक्ट दैट गिव देयर एजेंट, हाँ ये प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम है, राइट, ये प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम है। ओनर्स कैन अवॉइड, ओके, ओनर्स कैन अवॉइड प्रिंस, हाँ ये सही है, करेक्ट है। तो हमारा करेक्ट क्या है? ए बी डी ई, ए बी डी ई, ए बी डी, हाँ ए बी डी ई। और मेक श्योर जब आप ऐसे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन कर रहे हो ना, तो अगर जैसे कि बहुत ज्यादा स्टेटमेंट है, तो आप कंटिन्यूअसली उसको चैंट करते बोलते रहो, ए बी डी ई, अपने मन में ए बी डी ई, ए बी डी ई, और ए बी डी ई पे क्लिक करना। क्योंकि होता ये है कि ए बी डी ई देख रहे हैं और ए बी डी पे क्लिक करके चले आए, ऐसा नहीं करना है, राइट। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, this is a good term, lexicographic preferences. Lexicographic preferences. Lexicographic preferences violate which of the following axioms of the utility theory? तो axioms of the utility, axioms का मतलब क्या होता है? जो कि truth by its nature, right? कि जो चीज सही है by its nature से, तो कौन कौन से axioms होते हैं ये utility preferences के? जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, कौन कौन से होते हैं? Completeness, completeness, ठीक है, जहां पे कंज्यूमर ऑलवेज कंपेयर और रैंक टू बंडल, जहां पे कंज्यूमर ऑलवेज रैंक कर रहा है एक या दो बंडल्स को, कंप्लीटनेस, या तो वो ए प्रेफर करेगा बी पे, बी को प्रेफर कर रहा है ए पे, और दोनों में इनडिफरेंट है, यानी रैंक करना चाह रहा है। सेकंड क्या है? ट्रांजिटिविटी, ट्रांजिटिविटी, A is preferable to B, B is preferable to C and A can directly preferable to C. ये ट्रांजिटिविटी का कंसेप्ट है, यानी कि कंज्यूमर यहाँ पे रैशनल बिहेवियर शो कर रहा है,
रैशनल बिहेवियर, और ये कंसिस्टेंट है। अभी मैंने ये लेक्सोग्राफिक प्रेफरेंसेस, लेक्सिकोग्राफिक प्रेफरेंसेस को अभी टर्म डिफाइन नहीं किया, बट मैं अभी एग्जिम्स को बता रही हूँ कि है क्या क्या एग्जिम्स। नाउ थर्ड आपका मोनोटोनिसिटी है, मोर इज बेटर, जितना ज्यादा उतना अच्छा, मोनोटोनिसिटी, more is better. Now fourth is continuity exams. Continuity exams, ये क्या होता है? Continuity exam क्या होता है? ये होता है अगर if A is preferable to B, then C, then there exists a mix of, there exists a mix of A and C that is still preferred over B. मतलब अगर A को B पे प्रेफर कर रहे हैं, B को C पे प्रेफर कर रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि A और C के बीच में कोई ऐसा कॉम्बिनेशन हो जो कि प्रेफरेबल है, हो रहा है B के अपार्ट, मतलब B के अलावा। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे ये कंटिन्यूटी प्रेफरेंसेस क्या होते हैं, जैसे टी को कॉफी पे प्रेफर कर रहे हैं हम, और कॉफी के ऊपर मैं हॉट वाटर को प्रेफर कर रही हूँ। तो ये हो सकता है, कंटिन्यूटी क्या बोल रहा है कि यू शुड बी ओके विद अ मिक्सचर। हो सकता है कि भाई मैं टी को प्रेफर कर रही हूँ कॉफी पे, और कॉफी को प्रेफर कर रही हूँ हॉट कॉफी, हॉट वाटर पे, लेकिन हो सकता है कि मैं दोनों के मिक्सचर को भी प्रेफर कर सकती हूँ, राइट? यानी कि 20% हमारा वाटर होगा और 80% टी होगा, तो दैट इज कंटिन्यूटी। नाउ कम टू द लेक्सिकोग्राफिक प्रेफरेंसेस। ये लेक्सिकोग्राफिक प्रेफरेंसेस बोलता है कि आप किसी भी कॉम्बिनेशन को, किसी भी प्रेफरेंसेस को रैंक करने के कैपेबल हो। ठीक है, रैंक कर रहे हो तभी नेक्स्ट प्रेफरेंस की तरफ मूव कर रहे हो, तो ये आपका लेक्सिकोग्राफिक प्रेफरेंसेस होता है। तो ये जो है ये वोलेट करता है कंटिन्यूटी प्रिंसिपल को, एग्जाम्स को। ये इंडिपेंडेंस एग्जाम्स कुछ नहीं होता, ये एक्सपेक्टेड यूटिलिटी में होता है। तो वी कैन नॉट यहाँ पे ये ऐसा ही उल जुलूल सा एक ऑप्शन दे देंगे जो पहले ही बाइफरकेट हो जाएगा, राइट? तो ना तो ये ट्रांजिटिविटी को करता है, ना तो ये कन्वेक्सिटी को करता है। कन्वेक्सिटी क्या होता है? कन्वेक्सिटी यानी जब दोनों कॉम्बिनेशन को प्रेफर करें। आईसी कर्व आपका क्या है? कन्वेक्स है, राइट? कन्वेक्सिटी एग्जाम्स है। तो ये लेक्सिकोग्राफिक प्रेफरेंसेस आपके कंटिन्यूटी एग्जाम्स को वोलेट करता है। नाउ मैंने आपको कुछ यहाँ पे राइट अप्स दिया है कि व्हाट इज लेक्सिकोग्राफिक प्रेफरेंसेस एंड ये ट्रांजिटिविटी को कैसे नहीं कर रहा है, कंटिन्यूटी को कैसे वोलेट कर रहा है, इसके सारे रीजंस है। नाउ क्वेश्चन, कम टू क्वेश्चन नंबर 77, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू रिगार्डिंग द आउटकम ऑफ कंज्यूमर ऑप्टिमाइजेशन। मैंने पहले ही एक टर्म देख लिया कंज्यूमर ऑप्टिमाइजेशन का, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले आना चाहिए कि कौन, अभी मैंने क्वेश्चन के ऑप्शन नहीं देखे, राइट? तो पहले दिमाग में क्या आ रहा है कि कंज्यूमर ऑप्टिमाइजेशन पूछ रहा है। तो कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम कब होता है? वही जहां पे मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन उसके प्राइस के बराबर हो, प्राइस ऑफ एक्स, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन एक्स वाई प्राइस ऑफ वाई के बराबर हो, या फिर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई। इसको हम डेरिवेटिव फॉर्म में कैसे लिखते हैं? डेल क्यू बाई डेल एक्स अपॉन डेल क्यू बाई डेल वाई, राइट? और दैट इज चेंज इन वाई अपॉन, यहाँ लिख देती हूँ, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। ये है पूरा आपका कंज्यूमर ऑप्टिमाइजेशन, यानी ऑप्टिमाइज कर रहा है इस पे। सो ऑप्शन पे जाते हैं। द यूटिलिटी पर रुपीज स्पेंड ऑन ईच गुड इज सेम, यस, यही तो मैंने लिखा है यहाँ पे। द मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, हाँ यही लिखा है मैंने कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन अपने प्राइस रेशियो के बराबर होगा। द कंज्यूमर रीचेज द हायर इन डिफरेंट कर्व इन द इंडिफरेंस मैप, ओके ओके। द कंज्यूमर इंडिफरेंस कर्व इज टैंजेंट टू हिज और हर बंडल, हाँ ठीक है, यही तो है ऑप्टिमाइजेशन का कि वो अपने बंडल, जैसे मैंने ये आईसी कर्व बनाया, ये बजट लाइन बनाया, तो ये टेंजेंट हो रहा है, राइट?
तो दिस इज द पॉइंट जहां पे आईसी कर्व का स्लोप और बजट लाइन का स्लोप मिल रहा है। बजट लाइन का भी स्लोप मिल रहा है, तो दैट इज ऑल्सो करेक्ट। From the utility point of view, the consumer is indifferent between any 2 point on his or her budget line, right? From the utility point of consumer is indifferent, हाँ ठीक है, this one is also correct। लेकिन consumer reaches to the higher indifference map या indifference का, ये मैं नहीं कह सकती। You cannot say this कि मतलब इस पॉइंट पे कैसे ये हायर इंडिफरेंस मैप पे करेगा, राइट? तो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए बी डी ई। ओके, नाउ कम टू अनदर क्वेश्चन। ओ, वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन, इट्स अ वेरी मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको मुझे टाइम लगेगा एक्सप्लेनेशन में, अगर आप रिकॉर्डिंग देख रहे हो तो प्लीज इसको हाई स्पीड में मत देखना, बट ये बहुत अच्छा गुड क्वेश्चन। तो ऐसे आप अपने आप एक ना अपने पास एक स्क्रीनशॉट रखो जहां पे आप अपने गुड अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के कॉम्बिनेशन रखो। अगर थोड़ा हार्ड हार्ड आता है तो इसी से पूछा जाएगा, ऐसे एक पेपर बनाएंगे, राइट? तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। लेट्स सी, which of the following condition are required for the set of combination consumer to exhibit parallel straight wealth expansion path at any price vector? तो यहाँ पे अगर आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है, someone is feeling कि यार what is wealth expansion path, अब हम कैसे करेंगे? थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, अगर ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है बिल्कुल हमें, तो क्या करेंगे? तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि वेल्थ एक्सपेंशन पाथ होता क्या है। वेल्थ यानी इनकम से रिलेटेड है, राइट? एक्सपेंशन पाथ हमने पढ़ा था जहां पे एक्स और वाई दोनों साइमल्टेनियसली इंक्रीज हो रहे हैं, राइट? कोई भी एक कॉम्बिनेशन ऑफ गुड है या फैक्टर है, बढ़ रहे हैं, तो इसी को बोलते हैं वेल्थ एक्सपेंशन पाथ। ठीक है, तो क्या कह रहा है? वेल्थ एक्सपेंशन पाथ यानी कि आपका जैसे जैसे इनकम बढ़ रहा है, मैं ये मतलब अगर फर्स्ट टाइम मैंने ये क्वेश्चन देखा तो कैसे इसको एनालाइज कर सकती हूँ। तो जैसे जैसे इनकम बढ़ रहा है वैसे वैसे आपका गुड्स भी बढ़ रहा है, गुड्स भी बढ़ रहा है। तो अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं तो कुछ इस प्रकार दिखेगा ये। यहाँ पे अगर मैंने इनकम लिखा, यहाँ पे किसी गुड्स लिखा एक्स, दिस इज द पॉइंट। वेल अगर ये इंक्रीज किया, ऐसे बढ़ा, और यहाँ पे आईसी बना दिया मैंने, तो दैट्स कम आउट विद, ऐसे बन जाएगा ये एक्सपेंशन पाथ हो गया, राइट? तो ये हो गया वेल्थ एक्सपेंशन पाथ, कि मैंने ये थोड़ा एनालाइज कर लिया। अब इसके कुछ टर्म्स, इसके ऑप्शन देखते हैं। प्रेफरेंसेस एडमिट इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट्स फॉर्म। ओके, इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन क्या होता है? इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शंस क्या होते हैं कि जब हम अपने यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करते हैं, ठीक है, मैक्सिमम गिवन दी, हम यहाँ पे ना प्राइस को ऑब्जेक्टिव फंक्शन में रख के, अच्छा इसको कैसे समझा, इसको मैं ऐसे समझा देती हूँ, जैसे कि इनडायरेक्ट यूटिलिटी आपका मैक्सिमम यूटिलिटी ऑफ अ कंज्यूमर होता है, मैक्सिमम यूटिलिटी ऑफ कंज्यूमर, राइट? अब इसको लिखते कैसे हैं? जैसे इसको मैथमेटिकल फॉर्म में डिराइव ऐसे करते हैं, x1 x2 xn, ये आपका एक यूटिलिटी फंक्शन दे दिया विथ रिस्पेक्ट टू p1 x1 प्लस p2 x2 p3 x3, सॉरी ये n के टर्म्स में चला गया, इक्वल्स टू m। ठीक है, अब ये अगर इसको मैक्सिमाइज कर देंगे तो डिमांड एनालिसिस निकल जाएगा। लेकिन इनडायरेक्ट यूटिलिटी क्या होता है? इंस्टेड ऑफ एक्सप्रेसिंग यूटिलिटी एज अ फंक्शन ऑफ गुड, हम क्या करते हैं कि प्राइस को ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाते हैं और यूटिलिटी को कंस्ट्रेन में रख करके सॉल्व करते हैं, राइट? तो अब ये इसी का जस्ट ये अपोजिट होता है कि वी टेक v इक्वल्स टू p1 p2 pn, ये आपका प्राइस फंक्शन हो गया जिसको मैंने ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिया, और हम मैक्सिमाइज करेंगे मैक्सिमाइज
utility x with respect to, ठीक है, हम यहाँ पे ये जो यूटिलिटी है ना, इसको हम कंस्ट्रेंट बना देते हैं, कंस्ट्रेंट रख के सॉल्व करते हैं, तो ये आपका इनडायरेक्ट यूटिलिटी होता है। इसको इसमें रोइज आइडेंटिटी भी होता है, तो इतना हम अभी डिटेल में नहीं जाएंगे, बट ये है। नाउ प्रेफरेंसेस आर एडमिट इनडायरेक्ट यूटिलिटी ऑफ अ गवर्नमेंट्स फॉर्म। प्रेफरेंसेस आर हेट्रोजेनस, बिल्कुल नहीं, ये होमोजेनस होते हैं। जो भी प्रेफरेंसेस है होमोजेनस होते हैं। Wealth is equally distributed among the consumer. No, we cannot say that कि जो भी wealth distribute हो रहा है वो equally distribute हो रहा है. We cannot say that, right? All consumer have identical preferences that are homothetic. Yes, homothetic preferences तो पढ़ा है ना हमने कि जब हम अपने goods को scale up करेंगे by a some factor तो वो increase होगा, यानी more is better. जितने भी प्रेफरेंसेस हैं वो आपका होमोथेटिक प्रेफरेंसेस है। नाउ कम टू ई पॉइंट, ऑल कंज्यूमर हैव प्रेफरेंसेस दैट आर क्वाज़ी लीनियर विद रिस्पेक्ट टू द सेम गुड। यस, these all the conditions of the wealth expansion path. तो the correct option is A, D, E. Now इसका मैंने आपको explanation दिया है, you can read it and understand कि क्या है। Wealth expansion path shows the consumer choose a bundle of goods with their wealth increases while price remain fixed. एक होता है straight and parallel. Straight means the bundle goods is constant proportion when wealth rises, and parallel means all the consumer straight path have the same slope, right? When do path become straight? ये सारे मैंने इसका explanation दिया है और ये options क्या क्या correct हैं और क्यों वो incorrect है ये सारा mention किया है। You can read it and understand. बहुत clearly लिखा हुआ है, समझ जाओगे। Now come to the next question, which is income elasticity is greater than when okay and positive downward sloping। मुझे बहुत अब थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ाना है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस है, ऐसे मैं पढ़ाती रह जाऊंगी। ओके, नेगेटिव इनकम इफेक्ट एंड ओके, which is क्या, income elasticity is greater than 1, it is for luxurious good। positive cross price elasticity, that is substitute downward relative negative inferior। ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ये है 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2। यस, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। सो ये तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, लेकिन अभी इससे और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, सो मैंने उसके लिए आपको ये चीट शीट दिया है। अभी हम सिर्फ और सिर्फ चीट शीट पे फोकस करेंगे, शॉर्ट नोट्स पे फोकस करेंगे। तो जिसमें मैंने बताया कि अगर इनकम इलास्टिसिटी आपका ऐसा होता है तो टाइप्स ऑफ गुड्स लग्जरी है, एंड इनकम इलास्टिसिटी लेस देन जीरो तो इंफीरियर एंड पॉजिटिव। दिस इज ऑल द चीट शीट। आप एग्जाम से पहले या फिर जहां आप पढ़ते हो स्टडी टेबल के साइड में आप वॉल पे चिपका दो, डेली डेली देखो। इससे क्या होगा ना, चीजें अच्छे से माइंड में बैठेगी। Now come to the next question, question number 94. If the income effect is in the opposite direction as the substitution effect, but the substitution of ओहो, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो इसको करने का ट्रिक क्या है, क्या बोल रहा है कि जब सब्सटीट्यूशन इफेक्ट डोमिनेट करता है तो कौन सा गुड्स होता है। तो पहले तो ये आपको पता होना चाहिए, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट एंड इनकम इफेक्ट एंड प्राइस इफेक्ट। लेट मी राइट हियर, substitution effect, income effect and price effect, राइट। सब्सटीट्यूशन इफेक्ट नॉर्मल गुड्स के केस में, इंफीरियर गुड्स के केस में और गिवन गुड्स के केस में ये ऑलवेज नेगेटिव होता है, चाहे वो कोई सा भी केस हो, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट ऑलवेज नेगेटिव होता है। एंड इनकम इफेक्ट नॉर्मल गुड्स के केस में भी नेगेटिव होता है। तो दैट इज, अगर ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव, प्राइस इफेक्ट भी आपका नेगेटिव होता है। एंड इंफीरियर गुड्स, ये रियल इनकम इफेक्ट की बात कर रहे हैं हम, इसलिए ये नेगेटिव होता है। बहुत जगह पे बुक में पॉजिटिव लिखा होगा, लेकिन आप उस पर मत जाना, वो गलत है, राइट। दैट कम्स आउट टू बी पॉजिटिव एंड हाँ, गिवन केस में भी पॉजिटिव होता है, बट इंफीरियर के केस में सब्सटीट्यूशन इफेक्ट आउटवेट्स करता है, दैट इसीलिए ये प्राइस इफेक्ट भी नेगेटिव होता है। गिवन के केस में इंफीरियर इफेक्ट सॉरी इनकम इफेक्ट आउटवेट्स करता है, तो ये नेगेटिव होता है। तो ये आप एक छोटा सा चीट है,
इसको आप लिख के तुरंत रेक्टिफाई कर सकते हो। तो क्वेश्चन क्या है, इनकम इफेक्ट इज इन अपोजिट डायरेक्शन, ओके, एंड द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, बट द सब्स्टिट्यूशन डोमिनेट, सब्स्टिट्यूशन डोमिनेट कहाँ कर रहा है, ये, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन डोमिनेट, सॉरी ये सब्स्टिट्यूशन डोमिनेट कर रहा है ना, ये कौन सा गुट हो गया, इंफीरियर, इंफीरियर बट नॉट गिवन, ओके। नाउ कम टू दिस क्वेश्चन, विच इज यूलर्स थ्योरम, which बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, is a homogeneous production function of degree 1, okay, which of the following satisfy the Euler's theorem? Euler's theorem क्या कहता है, total, your total product get exhausted if all the factors are paid according to their marginal product, right? यानी कि आप हर एक फैक्टर्स को उसके मार्जिनल प्रोडक्ट के बराबर अगर पेमेंट कर रहे हो तो आपका टोटल जो आउटपुट है वो एग्जॉस्ट हो जाएगा। ये आपका है यूलर्स थ्योरम। तो इसको ऐसे लिखते हैं, तो इसको सिंपली हमने डेरिवेटिव्स में लिखना है, तो डेल क्यू बाई डेल एल प्लस डेल क्यू बाई डेल के इंटू के इज इक्वल्स टू क्यू, तो मैच कर गया। दिस इज ऑप्शन नंबर सेकेंड इज करेक्ट। एंड अब अगर होमोजेनिटी की बात करें, होमोजीनस कैसे होता है, तो होमोजेनिटी के लिए हम लेबर और कैपिटल दोनों को एक कॉमन फैक्टर से स्केल अप कर सकते हैं। दैट इज, मैंने एक यहाँ पे दिया है, लिखा है, जैसे होमोजेनिटी इज वन इफ यू स्केल अप बोथ द लेबर एंड कैपिटल बाय सम फैक्टर, जस्ट लाइक एग्जांपल टी, तो वो फैक्टर आउट हो करके और उसका डिग्री 1 हो जाता है ना, तो फिर ये आपका क्या है, यूलर, फैक्टर आउट हो जाए तो वो क्या फंक्शन क्या है, होमोजीनस है। जहां पे जैसे देखो, अगर मैंने एक फंक्शन लिया, जैसे मैंने एक फंक्शन लिया, यहाँ पे एक फंक्शन लिया है कैपिटल, कैपिटल इज अ फंक्शन ऑफ कैपिटल लेबर फंक्शन, एंड यहाँ पे अगर इन सबसे एन से मल्टीप्लाई किया तो एन गेट फैक्टर आउट, तो ये क्या है, होमोजीनस है, होमोजीनस ऑफ डिग्री 1। क्लियर है, यहाँ पर डेफिनेशन है कि यूलर्स थ्योरम क्या है। नाउ अब ये क्वेश्चन तो भाई एग्जाम में आया, बहुत सारे बच्चों को देख के ऐसा लगता है यार ये कैसे होगा, हमने तो दो दो पे ऑफ पढ़ा था, ये तीन तीन पे ऑफ आ गया। तो डोंट वरी, रुको जरा, ये बहुत इजी है, ये बहुत इजी है, राइट। यहाँ पे आपको क्या करना है, इसमें आपको क्या बताना है कि कौन सा डोमिनेंट स्ट्रैटेजी है, कौन सा डोमिनेटेड स्ट्रैटेजी है, कौन किसको डोमिनेट कर रहा है, राइट। ये आप अब क्या कर रहा है ना यूजीसी ने, जब भी ये इकोनॉमिक्स में जब भी क्वेश्चन आ रहे हैं तो अब तीन तीन पे ऑफ दे रहा है, दो दो दे रहा था तो बच्चे इजिली कर दे ले रहे थे, लेकिन अब तीन तीन पे ऑफ दे रहा है। चलो अब डर गए बच्चे कि यार ये तो नहीं आता, मैंने किया नहीं है, तो डोंट वरी, लेट्स सी कैसे होता है ये सॉल्व। तो ये प्लेयर 1 एंड प्लेयर 2 है, टी एम बी, लेबर एंड, सॉरी लेफ्ट, हाँ मैंने लेबर बोल रही हूँ, लेफ्ट एंड राइट है आई गेस, एल और आर जो भी ले लो। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि प्लेयर 1 की क्या स्ट्रैटेजी है, तो वी गो, प्लेयर 1 के लिए हम रो वाइज जाएंगे, रो वाइज एंड प्लेयर 2 के लिए हम कॉलम वाइज जाएंगे, राइट। प्लेयर 2 के लिए हम कॉलम वाइज जाएंगे। तो देखते हैं, पहले हम यहाँ सबकी स्ट्रैटेजीज एक बार लिख लेते हैं, सबके पे ऑफ लिख लेते हैं, तो हमारे लिए आसान होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक है, तो प्लेयर 1 क्या है, टी आपका है 1 5 एंड 0 3। तो प्लेयर 1 की स्ट्रैटेजी रो वाइज ये और ये, यानी कि प्लेयर 1 का है, यहाँ पे मैं प्लेयर 1 लिख रही हूँ 1 और 0, ओके। एम में 2 6 1 4, राइट। तो प्लेयर 1 की स्ट्रैटेजी पे ऑफ क्या है, 2 4, रो वाइज चल रहे हैं, तो दैट इज 2 और 1, 2 और 1, 2 4 नहीं, 2 1। बी में 3 7 2 2, तो दैट इज प्लेयर 1 का क्या है, 3 2, राइट। अब हमें देखना है कि कौन किसको डोमिनेट कर रहा है,
अब यहाँ पे एक कंसेप्ट आपको बहुत ज्यादा ध्यान में और बहुत कंफ्यूजिंग होता है कि मैम यार व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डोमिनेटेड और डोमिनेंट। हर जगह कहीं डोमिनेंट लिखा है, कभी डोमिनेंस लिखा है। नो, दिस इज नॉट सेम। यस, तुम लोग सोच रहे होगे कि सेम है। नो, सेम नहीं है। कैसे सेम नहीं है ये बताती हूँ मैं। पहले इसको सॉल्व कर लेती हूँ। यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे क्या देख सकते हो कि टी इज लेस आई मीन डोमिनेटेड बाई एम। देखो ये पे ऑफ देखो, T is dominated by M and M is dominated by B. So we can say that कि B is directly dominated by T is directly dominated by M. ठीक है, ये तो हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या समझ में आया कि यहाँ पे दो डोमिनेंट स्ट्रैटेजीज है। ठीक है, स्ट्रिक्टली डोमिनेटेड स्ट्रैटेजीज है। कैसे? अब यहाँ पे ऑप्शन ऑप्शन से पहले मैं एक टर्म्स बता देती हूँ, डोमिनेटेड एंड डोमिनेट्स। राइट, ये दो स्ट्रैटेजीज क्या क्या मतलब, ये इसका मतलब क्या होता है? डोमिनेंट स्ट्रैटेजी का मतलब होता है डोमिनेंट, डोमिनेंट, डोमिनेंट। क्या लिख रही हूं मैं? जस्ट अ सेकेंड। डोमिनेंट, ओके। डोमिनेंट इसका मतलब होता है कि स्ट्रैटेजी दैट गिव्स हायर पे ऑफ। ऐसी स्ट्रैटेजी जो हमें हायर पे ऑफ देती है, हायर पे ऑफ देन all other all other strategies, no matter what opponent does। ओपोनेंट का क्या है, ओपोनेंट क्या कर रहा है उससे मतलब नहीं है। हमने जो अपना स्ट्रैटेजी मतलब हायर, मतलब मैंने अपना हायर पे ऑफ चूज किया है। राइट, नो मैटर के अदर का क्या है, मैंने अपना हायर चूज किया। यानी कि जब सामने वाला व्यक्ति लॉस देने की कोशिश कर रहा है तो मैंने उसके लॉस में से भी मिनिमम लॉस चूज किया है। राइट, देन डोमिनेटेड स्ट्रैटेजी का, डोमिनेटेड का मतलब हो रहा है कि कोई किसी पे ऑफ को डोमिनेट कर रहा है। जैसे बोलते हैं ना कि तुम मुझे डोमिनेट मत करो। राइट, तो इस प्रकार के क्या है कि स्ट्रैटेजी दैट गिव्स लोअर, उसके नीचे मतलब उसके कम में पे ऑफ है, किसी को डोमिनेट कर रहा है। लोअर पे ऑफ, व्हाट आई एम राइटिंग, हाँ, पे ऑफ, lower payoff than some other strategy। ठीक है, नो मैटर व्हाट डज द ओपोनेंट डज। ठीक है, मुझे नहीं मतलब है। ठीक है, स्ट्रैटेजी दैट गिव्स अ लोअर पे ऑफ देन सम अदर स्ट्रैटेजी, इसका मतलब होता है डोमिनेटेड और इसका होता है डोमिनेंट। डोमिनेंट कर रहा है और डोमिनेटेड, यानी कि हम, मुझे कोई डोमिनेंट कर रहा है। ए और बी है, तो ए क्या है? डोमिनेंट है, और मैं क्या हूं? डोमिनेटेड हूं। राइट, तो ऐसे समझना। तो यहाँ पे टी और एम को कौन डोमिनेट कर रहा है? डोमिनेटेड कर रहा है बी। तो बी इज व्हाट? बी इज डोमिनेंट। राइट, सो गो थ्रू द फर्स्ट ऑप्शन। प्लेयर वन हैज टू स्ट्रिक्टली डोमिनेटेड स्ट्रैटेजी। यस, टी और एम। ठीक है, ये आपके क्या है? स्ट्रिक्टली डोमिनेटेड स्ट्रैटेजी है, तो ये तो करेक्ट हो गया। नाउ कम टू, अब ये प्लेयर वन का देख लिया, अब हम प्लेयर टू के बारे में देखते हैं कि प्लेयर टू क्या है। अब प्लेयर वन में हमने रो वाइज चले थे, प्लेयर टू में हम कॉलम वाइज चलेंगे, कॉलम वाइज। तो आई कैन राइट इट हियर, कॉलम वाइज चलेंगे। प्लेयर टू का स्ट्रैटेजी क्या होगा? 1 2 3, कॉलम वाइज 1 2 3, एंड मतलब एल में है, आर में है, जस्ट सेकेंड, 1 2 3 नहीं, ओके ओके सॉरी, 1 2 3 नहीं, इट्स
5 6 7 5 6 7 एंड आर में 3 4 2, राइट। तो कौन किसको डोमिनेट कर रहा है, देखो इसका पे ऑफ ज्यादा है, यानी कि एल इज ग्रेटर, एल डोमिनेट्स द आर, ठीक है। यानी कि ये बता रहा है कि 10 जो हमारा आर है वो डोमिनेटेड हो रहा है, किससे, एल से। वी कैन गो फॉर इट कि ये वीकली स्ट्रैटेजी है, वीक स्ट्रैटेजी है, वीकली डोमिनेट कर रहा है, आर इज वीकली डोमिनेटेड, डोमिनेटेड, ओके। नाउ कम टू क्या, ऑप्शन नंबर 7, नन ऑफ द स्ट्रैटेजी प्लेयर टू वीकली, नो नो एग्जैक्टली, कहाँ भाई, आर तो है ना, डोमिनेट हो रहा है, किससे, एल से। नाउ कम टू सी, स्ट्रैटेजी टी वीकली डोमिनेट स्ट्रैटेजी बी, टी वीकली डोमिनेट से, नो, ये भी गलत है। कैसे गलत है, वीकली डोमिनेट मतलब बी को टी डोमिनेट कर रहा है, नहीं, हमने क्या पढ़ा, बी टी को डोमिनेट्स कर रहा है। नाउ कम टू डी, strategy M of player 1 will never be used in Nash equilibrium. Okay, Nash equilibrium हमने पहले पढ़ा था, Nash equilibrium मतलब क्या होता है, बेस्ट रिस्पॉन्सेस, बेस्ट रिस्पॉन्स। अब ये क्या बोल रहा है कि स्ट्रैटेजी डी, एम जो है, एम, एम स्ट्रैटेजी, दिस स्ट्रैटेजी ऑफ प्लेयर 1 विल नेवर यूज्ड इन Nash equilibrium, हाँ नहीं यूज्ड हो सकता, क्यों नहीं यूज्ड हो सकता, क्योंकि इसको तो डोमिनेट कर रहा है ना बी, बी इज डोमिनेटेड बाय, तो नैश कहाँ से होगा, नैश तब होता है जब हम अपना बेस्ट रिस्पॉन्स दे रहे हो, ये खुद ही किसी से डोमिनेट हो रहा है, तो दिस इज करेक्ट कि एम कभी भी नैश इक्विलिब्रियम यूज नहीं कर सकता। नाउ कम टू ई, स्ट्रैटेजी एम स्ट्रिक्टली डोमिनेट टी, यस, देखो टी को डोमिनेट कर रहा है, यस इट इज, दिस इज करेक्ट, करेक्ट ऑप्शन इज ए डी ई, ए डी ई, ए डी ई, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। तो कैसे किया, ऑलवेज को, जब प्लेयर 1 रो एंड कॉलम वाइज, फर्स्ट रो देन कॉलम, फिर देखो कि कौन सा डोमिनेट कर रहा है, कौन सा डोमिनेंट और डोमिनेटेड है, डोमिनेंट एंड डोमिनेटेड में फर्क ध्यान रखना और अच्छे से पढ़ना, ओके। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव ए नैश इक्विलिब्रियम, ये भाई ये मैचिंग पेनिस गेम में नैश इक्विलिब्रियम नहीं होता है, इसका रीजन मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, यू कैन रीड इट कि किसमें नैश इक्विलिब्रियम होता है, यू कैन चेक इट कि बैटल ऑफ सेक्सेस यस होता है, स्टैक हंट इसमें भी होता है, मैचिंग पेनिस में नहीं होता है, एंड प्रिजनर डायलेमा भी में भी होता है, ओके। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज कोस थ्योरम। According to the Coase theorem, which of the following possible outcome of assigning property is right? Coase theorem क्या कहता है, Coase theorem कहता है कि भाई अगर हम प्रॉपर्टी राइट्स को वेल डिफाइन कर दें, ठीक है, और पॉल्यूटर पॉल्यूटिव को पे कर रहा है, तो किसी भी प्रकार का एक्सटर्नलिटी अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो वो एफिशिएंट माना जाएगा, यही है, यही कोस थ्योरम कहता है। तो नाउ कम टू ऑप्शंस, पॉल्यूटर पे द विक्टिम टू कंटिन्यू पॉल्यूटिंग, यस, पॉल्यूटर विक्टिम को पे कर रहा है पॉल्यूशन के लिए, विक्टिम पे द पॉल्यूटर रिड्यूस पॉल्यूशन, हाँ ये भी करेक्ट है। द गवर्नमेंट मस्ट सेट अ पॉल्यूशन टैक्सेस टू इंश्योर, नो नो नो, गवर्नमेंट बिल्कुल नहीं, गवर्नमेंट का रोल ही नहीं है। मार्केट आउटकम कैन बी अचीव, यस, अभी मैंने बोला ना कि अगर प्रॉपर्टी राइट्स वेल डिफाइंड हो जाए बार्गेनिंग पावर से, या ट्रांजेक्शन कॉस्ट आपका जीरो है, तो आपका एफिशिएंसी एग्जिस्ट करता है। ऑप्शन नंबर ई, पॉल्यूटर एंड विक्टिम, नो नो, इक्वल बार्गेनिंग पावर बिल्कुल नहीं। नाउ कम टू ए बी डी, ए बी डी, ए बी डी, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। सो मैंने यहाँ पे कोस थ्योरम के बारे में बताया है कि क्या होता है, इसके कंडीशन क्या है, और ए बी डी ये सारे क्यों गलत है और सही क्या है, उसके आंसर्स है। So that is it on today's video. We do all the questions of June 2025 and बहुत ही डिटेल में हमने एक्सप्लेन किया है, and in next video
मैं दिसंबर 2024 को डील करूंगी और इसके सारे देखो आप कितने क्वेश्चंस हैं, मतलब एवरी टाइम दे आस्क दी 10 to 15 क्वेश्चन। अगर हम 2 से 3 साल का भी एनालाइज कर लेना तो हमारा 70% ऑफ टॉपिक तो कवर ही हो जाएगा पीवाईक्यू से। ओके, सो दैट इज इट ऑन टुडेज वीडियो। मैं भी बोलते बोलते थक गई हूँ, but no issue. We will meet tomorrow and do December 2024 question. I hope you like this video. If you like this video, subscribe it and जुड़ो हम लोगों से जितना जुड़ सकते हो. We can provide you a good content. So thank you so much for this.